हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना BGS 183 को स्टार्ट, जहाँ पे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो भी PYQ में क्वेश्चन आया है, ठीक है, और आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। अगर आपका एग्जाम है 21 को, तो आपको ये टॉपिक करने की जरूरत है। इससे ज्यादा आप बुक में कुछ भी मत छो, इतना ही काफी है। ठीक है। अगर आप ये भी टॉपिक करके जाओगे तो इतना ही काफी है आपके एग्जाम के लिए। ओके जी। तो आप बोलोगे कि मैम आपने पूरा बुक क्यों नहीं कराया? पूरा बुक में इतने सारे ब्लॉक है, 3-4 ब्लॉक है। तो आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों कराया? देखो जी, आपका जो एग्जाम आता है वो आता है 50 मार्क्स का। ठीक है। जिसमें से आपका 7 नंबर का ये हमारा एक कंपोजिशन आएगा, ठीक है, जो तुमको खुद से लिखना है। एक फॉर्मल लेटर आएगा 5 नंबर का, 5 और 7 12। ठीक है। उसके बाद तुमको एक रिपोर्ट लिखनी है 6। 12 और 6 18। ठीक है। देन उसके बाद तुमको एक पैसेज लिखना है, जो कि हमारा होगा 18 और 2 20 और 21 और 24। कितना हुआ? 25 मार्क्स। तो टोटल आपका ये एक आपका आ गया पैराग्राफ। ठीक है, पैसेज आ गया। 5 ये 6 मार्क्स का। ठीक है। और टोटल हम लगा रहे हैं तो हमारा 25 मार्क्स का ही बैठ रहा है। तो 25 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है बुक में नहीं आएगा, वो आपका अलग से आएगा, जिसमें आपको कंपोजिशन लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। उस सॉरी फॉर्मल लेटर लिखना है। अभी आप खुद से एक बार इसका फॉर्मेट देखना यूट्यूब से या गूगल से। तो वहीं से आप कहीं एक बार फॉर्मेट देख के चले जाओगे, फिर फॉर्मेट को लिख देना और उसी हिसाब से अपना ये लेटर वगैरह लिख के आ जाना। रही बुक्स में से, तो बुक में से आ रहा है 25 मार्क्स का। अब 25 मार्क्स के लिए जो कि आप देखोगे कि इनमें से 3 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन इसमें से करना है, तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और एक 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आते हैं बस आपके बुक में से, वरना और सारा कहाँ से आ रहा है? बाहर से। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं। अगर मैं पूरी बुक पढ़ाऊंगी तो भाई टाइम वेस्ट है इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है 25 मार्क्स का बुक में से आने वाला है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके जाओगे तो ही काफी है। और इसका अगर आप PYQ इवेलुएट करोगे, देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आपने 2 PYQ भी करा है, उसके बाद आप तीसरे चौथे PYQ को देखोगे और 5वें PYQ को देखोगे, तो ऐसा लगेगा कि मतलब एक दो क्वेश्चन ही नया मिल रहा है, वरना सब रिपीटेड है। ठीक है। अपने इस असाइनमेंट को जो भी अभी आपने सबमिट करा है उसको उठाओगे, उसके अंदर भी कुछ नया नहीं है। मतलब एक दो टॉपिक है, एक आध टॉपिक है, वो मैंने आपको इसके अंदर कवर करा दिया जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, उस पीपीटी के अंदर। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपका पूरा कवर हो जाएगा। बस जो मैं टॉपिक करा रही हूँ इनको ध्यान से पढ़ के चले जाना, बस इतना ही काफी है। अगर आप इनको भी उतार दोगे कि भाई देखो मैं तो 25 मार्क्स का करके आ जाऊंगा, तो आपको पता ही है फिर इग्नू क्या करेगा आपके साथ। तो इनको जरूर करके जाना। बस इतना ही काफी है। अगर आपके लिए इतना काम हल्का कर दिया है तो आप इसी के ऊपर फोकस करो। ठीक है। अब आपको पूरा पढ़ना है तो आपकी मर्जी है, मैं पूरा मना नहीं करती कि भाई बिल्कुल मत करो। आपके ऊपर है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना BEGS का राइटिंग एंड स्टडी स्किल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है जी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द होमोनिम्स? गिव एग्जांपल्स to show how their usage can create problem for second language learner of the English language। बोला जा रहा है कि भाई होमोनिम्स होता क्या है, और एग्जाम्पल बताइएगा कैसे ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब भी कोई एक लर्नर होता है। ठीक है। जब वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ता है, तो उसके लिए कैसे होमोनिम्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको पहले ये बताना होमोनिम्स होता क्या है। होमोनिम्स वो वर्ड्स होता है जो दिखने में भी सेम होता है, उनका साउंड भी सेम लग रहा होता है, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। ठीक है। होमोनिम्स हमारे वो वर्ड होता है जो दिखने में और सुनने में सेम लगता है, लेकिन उनका जो मतलब होता है वो क्या होता है, अलग होता है। लोगों के लिए कभी कभी ट्रिकी हो जाता है जब भी वो क्या करते हैं, इंग्लिश को लर्न करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें पता चलेगा कैसे ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
ओके। अब होमोनिम्स कितने टाइप का होता है? दो तरीके का होता है, एक होमोफोन्स एंड होमोग्राफ। होमोफोन्स वो वर्ड होता है जिनका साउंड सेम होता है। क्या होता है? साउंड सेम होता है। मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है यार हाँ ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन जो उनका मीनिंग है वो डिफरेंट होगा और उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होगी। ठीक है। होमोफोन्स हमारे वो वर्ड होते हैं जो सुनने में सेम लगता है लेकिन उनका मतलब और उसका स्पेलिंग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल टू टू टू, ठीक है, टू 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 ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई सेम है, लेकिन स्पेलिंग देख लो बिल्कुल अलग है और मीनिंग तो भाई बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टोर, कि मुझे स्टोर जाना है। ठीक है। आई वॉन्ट टू केम टू, मुझे भी आना है। आई हैव अ टू एप्पल, मेरे पास दो एप्पल है। तो आप देख सकते हो इन एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये जो तीनों वर्ड है वो हमको सुनने में तो सेम लग रहा है, लेकिन जो इनका मीनिंग है और जो इनका स्पेलिंग है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। तो ये हमारे कौन होते हैं? ये होमोफोन्स होते हैं। आगे हम बात करें, और भी एग्जांपल दे रखा है, देयर देयर दे आर। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं होमोग्राफ का। होमोग्राफ्स वो वर्ड होता है जिनका स्पेलिंग सेम होता है लेकिन उनका मतलब और उनका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है। पहला हमने बात करा होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड होता है जो कि हमको सुनने में सेम लगता है लेकिन उनका मीनिंग और उनका स्पेलिंग क्या होता है? अलग होता है। लेकिन होमोग्राफ वो वर्ड्स होता है जिनका स्पेलिंग तो सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है एंड उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल लीड। लीड हम किसको बोलते हैं? कि आपको लीड करना है, गाइड करना है, एज अ लीडर की तरह काम करना है मीटिंग में, तो वो हो गया लीड करना। ठीक है। आप क्या कर रहे हो? मीटिंग को लीड कर रहे हो। ठीक है। अब एक लीड हमारा मेटल भी होता है, एक टाइप का मेटल भी होता है। क्या लीड? अब जो पाइप है वो बना हुआ है किसका? लीड का। अब लीड यहाँ पे जो पाइप का लीड मेटल है वो कोई पाइप को लीड नहीं कर रहा है, वो गाइड नहीं कर रहा है, वो एक मेटल के लिए यूज किया जा रहा है। टीयर, टीयर हम क्या बोलते हैं? आंसू के लिए भी बोलते हैं और फाड़ने के लिए भी बोलते हैं कि केयरफुल रहो पेपर को तुम फाड़ना दो। तो एक ही वर्ड है लेकिन उसको किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है वो बदल जाता है। ठीक है। ओके। देन इसके बाद हम देखेंगे कैसे ये जो हमारा ये होमोफोन्स होता है, होमोफोन्स बोल रही हूँ, होमोनियम्स कैसे क्रिएट करता है प्रॉब्लम? मिसअंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। तुम कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे लीड की बात कर रही हूँ पाइप से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे कोई पाइप को लीड नहीं कर रहा है। ठीक है। पाइप को कोई लीड नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको समझना है किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। कभी कभी लोग कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाते हैं। जैसे किसी ने पास्ट टेंस में लिखा है शी रीड अ बुक। ठीक है। उसने पास्ट में बात करी है, लेकिन अगर किसी ने लिखा है शी विल रीड अ बुक, अब ये फ्यूचर का हो गया कि वो बुक पढ़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा रीड वर्ड तो भाई सेम है, लेकिन लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है उसको नहीं समझ पा रहे, किस टेंस में बात किया जा रहा है, कब ये किया गया था। ठीक है। तो वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं लोग। समझ पाते हैं कंफ्यूजिंग स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में, अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। मेरे साथ भी कभी कभी होता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में। यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड। कभी कभी लोग क्या करते हैं, किसी वर्ड को रॉन्ग तरीके से यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम होता है किसके लिए? इंग्लिश लर्नर के लिए। कैसे इस कंफ्यूजन को अवॉइड किया जाए? लर्न इन कॉन्टेक्स्ट। हमको कॉन्टेक्स्ट समझना है, भाई क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अटेंशन देना है, कैसे वर्ड को यूज करना है सेंटेंस में, इस चीज में पूरा अटेंशन दे के हमको वर्ड्स को यूज करना है। प्रैक्टिस रेगुलरली। एक बार से कुछ नहीं होगा, बार बार पढ़ो, लिखो, बोलो। देन उसके बाद क्या करो? प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये बेटर होता जाएगा। उसके बाद पिक्चर वीडियोस के थ्रू याद करो चीजों को, उनका मीनिंग जानो, क्वेश्चन पूछो। इन सभी स्ट्रैटेजीज के ऊपर आप फोकस करोगे तो एज अ इंग्लिश लर्नर आप क्या कर सकते हो? होमोनियम्स को करेक्टली यूज कर सकते हो और उनको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो एक बार समरी करके देखते हैं। समरी करिए, देखते हैं भाई समरी क्या होगा। होमोफोन्स मतलब जिनका क्या होता है? साउंड सेम होता है। होमोफोन्स जिनका साउंड सेम होता है लेकिन मतलब अलग होता है, स्पेलिंग अलग होती है। होमोफोन्स एक बार फिर से खुद से रिवाइज करो भाई, आपका पेपर आ रहा है, बार बार रिवीजन करने का टाइम आपके पास नहीं है तो अभी बोलो। होमोफोन्स वो वर्ड होता है जिनका साउंड सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, उनका स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है। होमोफोन्स जिसका साउंड सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, स्पेलिंग अलग होता है। एग्जाम्पल टू टू टू। ठीक है।
उसके बाद होमोग्राफ, जिनका स्पेलिंग सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। स्पेलिंग सेम होता है, उसमें स्पेलिंग अलग था, ठीक है, मीनिंग भी अलग था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सबका सेम सा लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, फॉर एग्जाम्पल लीड, ठीक है। तो ऐसे आपको कर देना है अपना आंसर, ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे। राइट, एक सेकेंड यार, ये परमानेंट हुई है क्या, छोड़ो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ स्टोरेज स्किल, आपको समझना है क्या, सॉरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो स्टोरेज स्किल के टर्म से। ब्रीफली डिस्क्राइब करो टू मेजर कैटेगरी किसकी, स्टोरेज स्किल की। आपको पहले तो स्टोरेज स्किल क्या होता है ये बताना है, देन उसके बाद इसकी दो मेजर कैटेगरी बतानी है किसकी, स्टोरेज स्किल की। स्टोरेज स्किल मतलब नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। अच्छा ये क्या होता है आगे बताते हैं। स्टोरेज स्किल हमको हेल्प करता है चीजों को याद करने में और ऑर्गेनाइज करने में, जो भी हम याद कर रहे हैं, ठीक है। हमको बार बार चीजों को याद दिलाने में और ऑर्गेनाइज करने में, जो भी हम याद कर रहे हैं। इसका मेन मेथड होता है नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। अब स्टोरेज स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई आर द स्टोरेज स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये हेल्प करती है समझाने में, चीजों को याद करने में, रिमेंबर करने में, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक रिकॉर्ड बनाने में, इंपॉर्टेंट फैक्ट का, ठीक है, रिमाइंड करने में, किसको, की पॉइंट्स को बाद में शो, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ये हमको दिखाती है, अलग अलग व्यू पॉइंट समराइज करती है किसी भी आर्ग्यूमेंट को, किसी भी आइडियाज को, और अलर्ट रखती है और फोकस रखती है जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर ही, ठीक है। तो स्टोरेज स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरेज स्किल क्या होता है, जो रिमेंबर करने में एंड ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है जो भी हम याद कर रहे हैं। इसका क्या मेथड है, एक नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोट टेकिंग और नोट मेकिंग होता क्या है। नोट टेकिंग मतलब जो आप कोई लेक्चर वगैरह सुन रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कुछ चीजों को नोट कर रहे हो, ठीक है। लाइक आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, अब आपको लगा है कि हाँ भाई स्टोरेज स्किल लिख दिया, ऊपर लिखा भाई स्टोरेज स्किल, देन उसके बाद आपने बताया क्या होता है, देन उसके बाद दो मेथड ऐसे डायग्राम सा बना के लिख दिया, नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, ठीक है। तो ये आपने क्या करा है, ये आपने नोट टेक किया है, ठीक है, मेरे लेक्चर के थ्रू आपने नोट बनाया है, बट आपने नोट तो मेरा लिया है ना। जैसे हम कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, कोई लेक्चर देखते हैं, कोई क्लास देखते हैं, तो उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखती है, इंपॉर्टेंट चीजें हमको दिखती है, उसको हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। तो वहां से हम नोट ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नोट टेकिंग, ठीक है। जहां पे हम मेन पॉइंट्स क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, डिटेल राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है नोट टेकिंग। जब आप कोई वीडियो लेक्चर कोई क्लास वगैरह ले रहे होते हैं, तो उसके दौरान जो आप नोट लेते हो, जो नोट आप लिखते हो, ठीक है, या फिर आप ले रहे हो, ठीक है, टीचर लिख रहा है लेकिन आप उसको छाप रहे हो भाई, अपनी लैंग्वेज में छाप रहे हो या कहीं से भी, लेकिन पॉइंट किसका है, टीचर का है, तो वो नोट आपने लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, नोट टेकिंग, ठीक है। आगे आएगा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग भाई जैसे आप बुक वगैरह रीड कर रहे हो, कोई आर्टिकल रीड कर रहे हो, ठीक है। अब आपने आर्टिकल रीड करा या कोई बुक रीड करा, आपने खुद से नोट बनाया, ठीक है। आप किसी लेक्चर के थ्रू वीडियो वगैरह देख के नोट्स नहीं उठा रहे हो, आप खुद बना रहे हो। यूजली ये होम या लाइब्रेरी में होता है, तो ये होता है नोट मेकिंग, जब आप खुद से नोट बनाते हो। और यहाँ पे हम किसी क्लास के थ्रू वहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, ठीक है, कि ये भाई ये पकड़ लिया टीचर ने, ये इंपॉर्टेंट बता दिया तो ये लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। हाउ टू टेक एंड मेक गुड नोट्स, कैसे हम एक अच्छा नोट ले सकते हैं और बना सकते हैं। देखो पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, क्या है टेक्स्ट, क्या है लेक्चर, क्या है उसको समझना है, मेन आइडिया क्या है आपके जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें, आइडेंटिफाई मेन पॉइंट, फोकस करना है की कॉन्सेप्ट पे, सेपरेट करना है मेन पॉइंट्स में और डिटेल में कि भाई ये मेन है, इसको इसको लिखने का है, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अलग करना है, दोनों को अलग करना है, जो डिसाइड करना है कौन सा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज करना है अपने पॉइंट को, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्राम और चार्ट्स के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन क्या बना सकते हो, क्लियर बना सकते हो। तो ऐसे आप अच्छे नोट्स और गुड नोट्स क्या करते हो, ले सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। किसी भी लेक्चर के दौरान आप क्या कर सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नोट टेकिंग नोट मेकिंग, किसके अंदर आया था, स्टोरेज स्किल के। आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बता देने का है। आगे बात करते हैं, हाउ आर द रिडक्शन डिवाइस यूजफुल इन नोट टेकिंग, गिव एग्जांपल टू टाइप ऑफ सच डिवाइसेस। भाई नोट रिडक्शन डिवाइस कैसे यूजफुल होता है नोट टेकिंग के अंदर, ठीक है। अगर हम कोई नोट बना रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि दो तरीके का स्टोरेज स्किल में हमारा वो आता है, दो मेथड आता है, एक नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग जब किसी लेक्चर के थ्रू क्या कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे नोट टेकिंग। अब आप नोट बना रहे हो तो उसके अंदर जो रिडक्शन डिवाइसेस होता है वो कैसे हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। और कुछ एग्जांपल भी बताना है इस
2 टाइप्स बताने इस डिवाइस के। तो रिडक्शन डिवाइस होता क्या है? रिडक्शन डिवाइस एक ऐसी टेक्निक होती है जो आपके नोट टेकिंग को एफिशिएंट बनाती है। देखो भाई होता क्या है? रिडक्शन डिवाइस हेल्प करता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइज नोट बनाने में। क्या करता है? इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज नोट बनाने में। ये कहीं ना कहीं आपके टाइम को सेव करता है, एंड देन उसके बाद जब भी आप कोई लेक्चर वगैरह देख रहे हो उस टाइम पे स्पेशली, ठीक है, यूजिंग सिंबल, आप सिंबल यूज कर सकते हो, एब्रिविएशंस यूज करते हो, और फिर इनके इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इजीली और क्विकली क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। सिंपल सा बात है, आपने अपना नोट बनाया है, अब आपने किसी लेक्चर के थ्रू बनाया, अब आप वीडियो देख रहे हो भाई यूट्यूब पे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है पूरा वीडियो में जो भी स्लाइड वगैरह टीचर ने डाली और कॉपी पेस्ट कर लिया अपने नोट में, वो तुम्हारे नोट्स थोड़ी नहीं होंगे, है ना? वो तो तुमने पूरा टीचर का ही कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसे थोड़ी नहीं होता। आप खुद नोट बनाते हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखते हो, और ऐसा थोड़ी नहीं है कि हर एक एक वर्ड को आप पर जो टीचर ने लिखा है बड़ा बड़ा वही लिख रहे हो। इन्फॉर्मेशन को INFORM लिख दोगे, गवर्नमेंट को GOVT लिख दोगे, तो ऐसे क्या करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हो, बहुत से सिंबल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, करते भी होगे आप लोग। तो ये क्या होता है, ये रिडक्शन डिवाइस होता है कि आप बड़े शब्द ना लिख के छोटा छोटा लिख के और फिर बाद में वो आपको हेल्प करता है। तो यही होता है रिडक्शन डिवाइस, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिडक्शन डिवाइस एक सिंबल। सिंबल में हम एरो का यूज करते हैं, लाइक जैसे मैं बहुत करती हूँ वैसे एरो का यूज, ऐसे करके जैसे हमको कुछ भी बताना है, स्टोरेज स्किल बताना है, स्टोरेज स्किल के आगे एरो लिख देंगे, फिर उसका बेसिक डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जब भी हम कोई रिलेशनशिप वगैरह इंडिकेट करते हैं, 2 एरो बना देते हैं, जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी, ठीक है। तो ये सब आपको यूज कर सकते हो किसका, सिंबल का, ठीक है, अपना रिडक्शन करने के लिए डिवाइस, सॉरी, टाइम को कम करने, सेव करने के लिए। अंडरलाइन, आप मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हो भाई, ये तो हम लोग करते ही करते हैं। मैथमेटिकल सिंबल का यूज कर सकते हो, जैसे 26 लिख रहे हो तो 26 ना लिख के आप लिख सकते हो 26, इक्वल टू ऐसे लिख दोगे, नॉट इक्वल टू ऐसे लिख देने का है, लेस देन में ऐसे कर देना है, ग्रेटर देन में ऐसे कर देना है, ठीक है। देयर फोर में आप 3 डॉट बना लो, पूरा देयर फोर ना लिख के, बिकॉज में आप 2 ऊपर डॉट बना लो, नीचे 1 डॉट। तो ये सब आप चीजें यूज कर सकते हो किसके अंदर, अपना नोट टेकिंग के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, क्या, सिंबल्स। आगे आता है एब्रिवेशन। एब्रिवेशन के अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आता है, जैसे सेकंड को SEC लिख दिया, मिनट को MIN, आवर्स को HR, ईयर को YR, मंथ को MTH, ठीक है, मीटर को M, किलोग्राम को KG। तो ये सब भाई तुम पूरा तो नहीं लिखते होंगे, और लिखते होंगे तो पता ही नहीं बस क्या ही बोले। अगर आप अपना खुद का नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर इतना बड़ा बड़ा लिखते हो कि सेकंड को सेकंड लिखा है, मिनट को मिनट लिखा है, MI में लिखा और सेकंड लिखा, काम खत्म करा, है ना? तो ऐसे ही तो करते हो। तो यही है भाई, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है रिडक्शन डिवाइस। कॉमन एब्रिवेशन जैसे और भी एक्सेट्रा, कंपेयर CF लिख देते हैं, दैट इज IE लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल EG लिखते हैं, ये लिखते हो ना आप। एग्जांपल के लिए EX लिख देते हो, ज्यादा से ज्यादा 20th सेंचुरी के लिए CE20 लिख देते हो, ठीक है। शॉर्ट वर्ड्स आप क्या करते हो, छोटे छोटे वर्ड का यूज कर सकते हो, लाइक करते हो रिएक्शन की जगह REACT लिख देते हो, कंक्लूजन की जगह ये लिख सकते हो। कॉस्टम एब्रिवेशन, आप खुद अपना एब्रिवेशन क्रिएट कर सकते हो अपने वर्ड्स में। फ्रीक्वेंटली जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो उसमें अपना खुद का एब्रिवेशन यूज करो। लाइक जैसे आपने गवर्नमेंट लिखा है, अब मैं कभी गवर्नमेंट को अपने नोट्स में, आप कभी भी देख लेना, मैं गवर्नमेंट को पूरा नहीं लिख सकती हूँ। वैसे यहाँ पे तो मैं लिखती हूँ क्योंकि पूरा स्लाइड है, बट मैं जब खुद का अपना नोट्स बनाती हूँ जो उसमें लिखती हूँ GOVT, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद एसेक्ट्रा में ETC, वो तो भाई कॉमन है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है CONST लिख दिया, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें हैं, पॉलिटिक्स लिखना है POLT लिख दिया। तो छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करती हूँ मैं, तो भाई बहुत करती हूँ। तो ये होता है एब्रिवेशन, जहां पे हम छोटे वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं ये, ठीक है, जहां पे हम, ये हमारे क्या करते हैं, रिडक्शन डिवाइस होता है, जो हमारे वर्ड्स को छोटा करते हैं और फिर हम जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को समझ भी पाते हैं। ये आप भाई कुछ टिप्स बताओ कैसे एब्रिवेशन को क्रिएट किया जाए। इंश्योर करो जब भी आप रिवाइज करने बैठो अपने नोट्स को, तो आपको समझ में आने चाहिए। भाई मैंने इतनी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अब मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है बाद में, ठीक है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को CONST लिख दिया है, लेकिन बाद में मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, क्या है? ये कंस्ट्रक्शन है, क्या है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो ये गलत होगा। ऐसा एब्रिवेशन का यूज करो जो बाद में तुमको याद रहे, तुम उसको रिवाइज कर पाओ, तो ऐसे एब्रिवेशन का यूज करना है। तो रिडक्शन डिवाइस समझ में आया। रिडक्शन डिवाइस जो कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइज नोट बनाने में हेल्प करता है, हमारे टाइम को सेव करता है, हम लेक्चर के थ्रू बनाते हैं, सिंबल्स और एब्रिवेशन का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए। सिंबल के अंदर एरो,
अंडरलाइन, मैथमेटिकल सिंबल और एब्रिविएशन के अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कॉमन एब्रिविएशन, शॉर्ट वर्ड और कॉमन एब्रिविएशन आएगा, कस्टम एब्रिविएशन आएगा। ठीक है, बहुत इजी था। ओके, आगे बात करते हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू वुड अडॉप्ट टू बी अ क्रिटिकल रीडर। अगर आपको एक क्रिटिकल रीडर बनना है तो आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी होगी। अनोटेटिंग, पहले तो अनोटेटिंग मतलब आपको नोट्स उठाना है। जब भी आप पढ़ रहे हो तो नोट्स उठाओ, उस नोट्स के अंदर अपना खुद का थॉट लिखो। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखो, रिएक्शन लिखो जो आपको पढ़ने के बाद आ रहा है। ठीक है, अगर आप कोई भी बुक को रीड कर रहे हो, ठीक है, आपको क्रिटिकल रीडर बनना है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्रिटिकल रीडर बनना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाना होगा। पहले तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो पहले क्या करना है, एक नोट बनाना है, नोट उठाना है, उस पर अपने थॉट्स को लिखना है, अपने क्वेश्चन को लिखना है और रिएक्शन जो भी आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनोटेटिंग। देन उसके बाद टेकिंग इन्वेंटरी, इसमें क्या करना है, जो भी आइडिया रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट डिटेल जो भी मिल रहा है, उस सबको नोट डाउन करना है। ठीक है, एक पैटर्न को फाइंड करना है। ये चीज हेल्प करेगा एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करने में, जो भी आप रीड कर रहे हो उसके लिए। देन उसके बाद आउटलाइन करना है, मतलब समराइज करना है, मेन पॉइंट क्या है टेक्स्ट का। ठीक है, मेन चीज क्या है जो भी आप पढ़ रहे हो उसका समराइज, बेसिक समरी बनाना है। जो भी आपने पढ़ा है उस टेक्स्ट का बेसिक समरी बनाओ। मेन पॉइंट मतलब किस चीज के बारे में बोल रहा है, बेसिक समरी भाई है क्या पूरे उसके अंदर। ये हेल्प करता है क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको जो भी पढ़ रहे हो वो क्लैरिफाई हो, अच्छे से समझ पाओ। सिंथेसिसिंग मतलब कंबाइन करो, व्हाट आर यू रीड विद योर ओन आइडियाज, कि आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने आइडियाज से कंबाइन करना है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे ये पढ़ा है, अब मेरे क्या आइडियाज है उनसे कंबाइन करो। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि मेरे को क्या पता था, इस टेस्ट से रिलेटेड मेरे को क्या क्या पता था। ठीक है, तो उसको भी उठाना है और जो आपने पढ़ा है वो भी उठाना है, तो एक कुछ नया बन के आएगा। तो इसी को सिंथेसिसिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे आते हैं कॉन्टेक्सलाइजेशन, कॉन्टेक्सलाइजिंग। आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसको भी देखना है। कंसीडर द टाइम एंड प्लेस, जो ये जो भी राइटिंग जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझना है, ये कहाँ पे लिखी गई थी, किस प्लेस पे लिखी गई थी। ये समझने में हेल्प करेगा कि ऑथर ने क्यों लिखा है। ठीक है, और कैसे ये आज से डिफरेंट है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सोचना है, जो ये मतलब सोचना है आपको इस टेक्स्ट को लेकर कि कैसे ये आइडियाज को चेंज कर रहे हैं, और कंसीडर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू सोचना है। बेसिक वो आपके खुद के आइडिया से डिफरेंट हो। ठीक है, डिसाइड करना है जो ऑथर है वो अच्छे गुड पॉइंट बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। देन उसके बाद आपको जज करना है ऑथर की क्रेडिबिलिटी को। इसमें आपको ऑथर के बारे में जानना है कि ऑथर को पता है ना टॉपिक के बारे में, क्या वो फेयर है सभी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज है, ये हेल्प कर सकती है जब भी आप कुछ रीड कर रहे हो। केयरफुली आप रीड कर सकते हो, डीपली सोच सकते हो जो भी आप रीड कर रहे हो, और ये हेल्प करेगा एक बेटर राइटर बनने में। ठीक है, और समझने में अच्छे से क्लैरिफाई करेगा, आपकी क्लैरिटी बना के देगा। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज है जब भी आपको रीडिंग वगैरह कर रहे हो एज ए क्रिटिकल रीडर की तरह, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्ट्रैटेजीज का। ये क्वेश्चन बार 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 पूछा गया है, तो इसको अच्छे से कर लेना भाई, इसको तो अच्छे से करके जाने का है। ठीक है, आगे बोलते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द थ्री मेजर टाइप ऑफ स्टडी स्किल एंड शो हाउ दे हेल्प टू बिकम अ बेटर लर्नर। बताना है कि भाई कैसे बताना है, डिस्क्राइब करना है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है थ्री मेजर टाइप ऑफ स्टडी स्किल, और कैसे ये हेल्प करता है एक बेटर लर्नर बनने में। देखो भाई, स्टडी स्किल होता है क्या है, स्टडी स्किल होती है टेक्निक्स जो आपके इंप्रूव करती है लर्निंग की कैपेसिटी को। ठीक है, जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको इंप्रूव करेगा, ये हेल्प करेगा समझाने में, रिमेम्बर करने में चीज़ों को, और इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूज करने में। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स होती है स्टडी के टाइम पे हम इनका यूज कर सकते हैं इजीली कुछ भी चीजों को समझने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए। ओके, कंपोनेंट्स की बात करें तो इसका होता है, पहला होता है गैदरिंग स्किल, जहाँ पे इकट्ठा करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड करते हैं जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको कुछ टेक्निक्स का यूज करके। ठीक है, लाइक स्कीमिंग करना, स्कैमिंग करना, रेफरेंस का यूज करना। तो इसके थ्रू मतलब क्या करेंगे, हम चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस टेक्स्ट से ये रिलेटेड है भाई, इनको लिख दिया, ये रिलेट कर रहे हैं तो इस इंफॉर्मेशन को उठा लिया, ये इंपॉर्टेंट है इसको उठा लिया। स्टोरिंग स्किल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे।
ठीक है? पूरा समराइज़ करेंगे, ठीक है? ये टेक्निक किसके लिए होता है? रिमेम्बरिंग करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए, ठीक है? तो स्टोर करना मतलब पूरा बना के रखना, स्टोर करना। और देन उसके बाद है रिट्रीवल स्किल। इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप रिकॉल करते हो, ये मेथड है रिकॉल करने के लिए। अब आपने उससे बेसिक पूरा ढूंढ लिया है, अपना कंटेंट ढूंढ लिया है, ठीक है? जो भी आपको लिखना था आंसर वो लिख लिया, ठीक है? उसके बाद आपने उसको रिकॉल कर लिया, समराइज कर लिया, ठीक है? सॉरी, उसको समराइज कर लिया, देन उसको रिकॉल करना है, अप्लाई करना है। क्या देखना है कि आप अच्छे से रिकॉल तो कर पा रहे हो ना, तो रिकॉल करने में हेल्प करता है। जब भी आपका एग्जाम होता है या कोई टेस्ट वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, स्टडी स्किल काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी अकेडमिक के लिए, अकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप कोई क्लास वगैरह स्कूल वगैरह जा रहे हो या कॉलेज के लिए कोई भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है, मैनेज करने में आपके टाइम को इफेक्टिवली इंप्रूव करता है, अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म करो आप अपने एग्जाम में, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इन स्किल्स का और अपनी स्टडी को बहुत ही प्रोडक्टिव और इंजॉयबल बना सकते हो, ठीक है? तो स्टडी स्किल के अंदर गैदरिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, ये याद रखना है बस, ठीक है? और कुछ इसके अंदर खास है नहीं। बोला था ना सिंथेसिस आएगा, आ गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ सिंथेसिस? हाउ डज द सिंथेसिस बिकम इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग? सिंथेसिसिंग होता क्या है और कैसे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका हमारी राइटिंग के प्रोसेस के अंदर? सिंथेसिसिंग क्या है? सिंथेसिसिंग मतलब जब हम डिफरेंट आइडियाज को कंबाइन करते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, देन उसके बाद कुछ नया या बेटर क्रिएट करते हैं पहले से, ठीक है? आपने क्या करा है, बुक देखी है भाई, ठीक है? बुक के अंदर नहीं समझ में आ रहा है, गूगल गए, ठीक है? पूरा सर्च करा चीज़ों के पे, ठीक है? अलग-अलग सोर्सेज़ से अलग-अलग इन्फॉर्मेशन उठाई, देन उसके बाद आपने एक बेटर आंसर तैयार करा। उसको क्या बोलेंगे? सिंथेसिस। कि आपने एक जगह से नहीं, अलग-अलग चीज़ों से अलग-अलग आइडिया उठाए हैं, डिफरेंट आइडियाज़ का यूज़ करा है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को, देन उसके बाद आपने एक आंसर क्रिएट करा है, तो उसको बोलेंगे सिंथेसिसिंग, ठीक है? व्हाई सिंथेसिसिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसके अंदर हम नए आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, एक अच्छा आर्गुमेंट क्रिएट हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट सोर्स है, डिफरेंट एविडेंसेस है जहां से आपने ये इंफॉर्मेशन उठाई है, ठीक है? आप कन्वे कर सकते हो बड़े सॉलिड तरीके से, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग बेटर, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी उस टॉपिक के बारे में अच्छी होगी, आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे इन्फॉर्मेशन को, क्लियर रहोगे, लॉजिकल रहोगे और अपनी राइटिंग को इजी टू फॉलो बना सकते हो, ठीक है? और कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी आपके अंदर, शो करता है कि जो भी आप इस इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसके अंदर आप डीपली सोच पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे अपने डिफरेंट आइडियाज को। शॉर्ट में बोले, सिंथेसिसिंग कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग को ओरिजिनल, कन्वेइंग, क्लियर और थॉटफुल बनाता है, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा इसके अंदर। आगे बात करते हैं, हाउ expository writing different from the argumentative writing, give example for both। एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में बताना है एंड आर्ग्यूमेंट्री राइटिंग के बारे में बताना है, दोनों को एग्जांपल देने हैं। एक्सपोजिटरी मतलब जब भी हमको एक्सप्लेन करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, प्रोसीव करते हैं रीडर को, सिंपल सा बात है। कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज के बारे में, वो होगा एक्सपोजिटरी राइटिंग, ठीक है? यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइज, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑर्गेनाइज होता है कोहेरेंट मैनर में। पहले हम थीम बताते हैं, उसके बाद अपने व्यूज को प्रेजेंट करते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिंपल सा होता है। जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें बताया है कि प्लांट कैसे ग्रो होता है। आपने बोला है कि जो प्लांट है वो ग्रो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है? ये क्या करता है, सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, किसके लिए? अपना खाना बनाने के लिए। सनलाइट को ऑब्जर्व करता है लीव्स के थ्रू, देन उसके बाद वो एनर्जी जो होती है वो हेल्प करती है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में चेंज करने के लिए। जो प्लांट है वो ग्लूकोज का यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए, एंड देन उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एयर के लिए, ठीक है? तो आपने सिंपल सा क्या कर दिया है, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि प्लांट कैसे ग्रो होता है, अपने आप से कुछ ऐड नहीं करा है, जो है वो है, ठीक है? ये हुआ, हमने इन्फॉर्मेशन दी, एक्सप्लेन करा है क्या, ठीक है? इसमें कोई अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो ये एक्सपोजिटरी राइटिंग होगा। देन उसके बाद आर्ग्यूमेंटेटिव, जिसमें आप आर्ग्यू करते हो, कोई एविडेंस दिखाते हो, इवेल्युएट करते हो, या कोई रीजन वगैरह दे दो, या पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो अपना, ठीक है? तो वो होता है पर्टिकुलर किसी ओपिनियन के बारे में बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को क्लैरिफाई करना, या लोगों को जाके उससे सपोर्ट करना, ठीक है, लोगों को रिवील करना, तो ये सब आएगा, ठीक है? आर्ग्यूमेंट करना, सिंपल सी बात है। आप कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी एविडेंस का सपोर्ट लेके, लॉजिकली और कोहेरेंटली, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होता है। जैसे कि ऐसे है, व्हाई स्कूल यूनिफॉर्म इज शुड बी रिक्वायर्ड, क्यों स्कूल की यूनिफॉर्म रिक्वायर होती है? तो इसमें लिखोगे आप, स्कूल यूनिफॉर्म इसलिए रिक्वायर है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी लेकर आती है लोगों के दिमाग के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर, ठीक है? जब हम सब एक जैसे कपड़े
पहन के बैठे हैं तो भाई कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, सब इक्वल है। हर कोई सेम ड्रेस पहन के बैठा है तो कोई किसी को बुली भी नहीं करेगा कि यार तेरे कपड़े ऐसे है, तेरे कपड़े ऐसे है, भाई ये तो ऐसे कपड़े पहन के आती है, तो वैसे। अब लड़कियों का तो काम वैसे खासकर यही रहता है कि भाई इसने ऐसे कपड़ा पहना हुआ है, देखो ये कैसे पहन का आई है, देखो इसका कैसे है, तो वही होता है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि भाई तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आउटफिट वगैरह जाए थोड़े देर के लिए, कुछ टाइम के लिए अलग कॉलेज में कर लेना। तो स्कूल टाइम पे यूनिफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये लोग बोलते हैं कि देखो ये आपके पर्सनल एक्सप्रेशन को लिमिट करता है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, ये डिस्ट्रक्शन को खत्म करता है। हमारा कोई मूड इसमें नहीं होता कि ये कल ये पहन के जाएंगे, जो ये पहन के जाएंगे। अब क्या है, आप कॉलेज जाते हो तो आप एक टाइम के लिए बैठ के सोचते होगे ना कि भाई हाँ कल ये पहन के जाना है। आप नहीं सोचते हो तो भाई पता नहीं, बट सोचते होगे, है ना। कोई ऐसे मुंह उठा के तो सीधे नहीं भाग के आ जाते। लड़कों का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन लड़कियों का तो यही होता है भाई। क्या करेंगे, एक दिन पहले ही तैयार करके रखेंगे, हाँ ये वाली ड्रेस पहन के जानी है, ये टॉप पहन के जाना है, ये जीन्स पहन के जानी है, कुर्ती पहन के जानी है, ये शूज पहन के जाना है, ऐसे पूरा तैयार करके रखते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अब हमारे दिमाग में से फैशन को हटा के हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। पता है भाई ये ड्रेस पहन के जानी है, ये ड्रेस लगवा रखी है, वरना एंट्री नहीं होगी, डंडे से पिटाई होगी, ठीक है। साल में एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, बचपन में वो उसी टाइम पे ड्रेस पहन के जाते थे, अब तो वो भी हटा दी गई यार स्कूल के टाइम पे, ठीक है। तो यही होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से हमारा दिमाग थोड़ा अलग होता है, कहीं ना कहीं इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म रिक्वायर है। तो इसमें अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसने कि हाँ भाई ये फैशन को थोड़ा दूर करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये इसमें हम आर्ग्यू कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया है इन सबको अच्छे से समझने का है, रिवाइज करने का है, बार बार रिवाइज करो, एक बार नहीं कई कई बार, ठीक है। तो जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है बार बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर इनको करके चले गए तो सोचो तुम्हारा काम तो बन गया, ठीक है। पूरी बुक ना पढ़ के आप इनको पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। और आपने ये चीज एनालाइज भी करी होगी कि जो जो मैं टॉपिक करा रही हूँ उनसे क्वेश्चन भी बन रहा है, ठीक है। मेहनत कर रही हूँ तभी बन रहा है, ऐसे भाई मैं कहीं से क्वेश्चन उठा के सीधा नहीं डाल रही हूँ। इवेलुएट करो, पीवाईक्यू वगैरह देखो, असाइनमेंट देखो, देन उसके बाद देखो कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फिर उन सभी को तीनों को एड करके फिर अपना टॉपिक्स को टिक करते जाओ, उन्हीं के ऊपर फोकस रहो, तो पेपर उन्हीं में से आता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत परेशानी तो बता देने का है, और आगे का पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर हम बचे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो 2 ही पार्ट इसका बनेगा, ज्यादा नहीं ये कराने का है। 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 25 मार्क्स का मैं यहाँ से कवर करा दूंगी। और जो ये रिपोर्ट वगैरह इसका फॉर्मेट आप देख लेना, लेटर का फॉर्मेट देख जाना, ठीक है। ऐसे पैसेज तो आप खुद ही कर लोगे, और एक दो आपको लगता है कि हाँ इसका फॉर्मेट देख लेने का है, तो वहां से आपको एक बार गूगल का हेल्प लेके वो फॉर्मेट कर लेने का है, ठीक है। वो मतलब ये है कि थोड़ी सी मेहनत करके आप 25 मार्क्स और गेन कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। तो अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो पूछ लेने का है, और नहीं समझ में आया तो भी बता देना यार। और बार बार पढ़ने का है, बार बार पढ़ोगे तभी याद रहेगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। तो ये पीपीटी आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस पीपीटी को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय।